समरी कैसे लिखते हैं, फलक सारांश ज्याला आपण मराठीत म्हणतो. ओके, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आपका मैथ से आएगा. टॉपिक, जो टॉपिक आपने पढ़ाने के लिए लिया है, समझो सर्कल लिया है या टाइप्स ऑफ सर्कल लिया है, जो भी आपने लिया है वो टॉपिक का नाम यहाँ पे आएगा. बाद में यहाँ पे स्टैंडर्ड 9th 8th 7 जो भी आपका है और जिस दिन आप पढ़ाने वाले हो उस दिन का यहाँ पे डेट आएगा. ठीक है, अभी आपको पता है चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के लिए जगह जो है वो कम होती है. जितना ब्लैक बोर्ड क्लास में होता है उतनी तो जगह यहाँ पे नहीं हो सकती. तो इसलिए आपको आप ब्लैक बोर्ड पे एक्चुअल स्कूल में या जहाँ भी आप पढ़ाओगे क्लासेस में, ब्लैक बोर्ड पे आप जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखोगे वही पॉइंट आपको लिखना है. मतलब ये ब्लैक बोर्ड का प्लानिंग है आपका. इसका मतलब है कि आप एक्चुअल में जब लेसन लोगे या स्कूल में आप लेसन लेंगे या लेसन जब आपके शुरू होंगे तब आप लेसन लेंगे, तब आप इसी तरह से ब्लैक बोर्ड पे जो भी आपका इंफॉर्मेशन है बच्चों के साथ जो आप शेयर करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे. तो इस तरह से ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग आपको करना है. हो सके तो आप ब्लैक बोर्ड के ऐसे 2 पार्ट कर लो, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लो पेंसिल से या पेन से लाइन मार के, और एक साइड में आप समझो एग्जाम्पल लिख लिए और दूसरे साइड में उससे रिलेटेड डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. या एग्जाम्पल समझो आपने लेफ्ट साइड से लिखना शुरू किया, फिर उसको आप आगे का पार्ट राइट साइड में लिख के उसको खत्म करोगे. तो इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग करना है. ब्लैक बोर्ड राइटिंग करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट जितना लिखना है उतना आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेसन प्लान दिखाऊंगा जो लास्ट ईयर के लड़की का है. ये लेसन प्लान आइडियल है ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ आइडियल लेसन प्लान. सिर्फ आपको समझने के लिए मैं आपको वो लेसन प्लान यहाँ पे दिखाने वाला हूँ. सो दिस इज नॉट अ आइडियल लेसन प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड. तो समझो उस लड़की ने ये वर्तुल टॉपिक लिया था, दैट इज कॉल्ड सर्कल इन इंग्लिश. इस वर्तुल से रिलेटेड देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस है सर्कल से रिलेटेड, और उसने फिर ये वर्तुल के जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वर्तुल इन अ प्लान, सो सेम रेडियस होने के बाद, 1 सेंटर होने के बाद कैसे, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सर्कल वो लड़की पढ़ाना चाहती थी. तो अभी इतना सब कुछ है तो उसने ब्लैक बोर्ड पे कितना लिखा था वो भी हम देखेंगे. तो आप देख पाओगे कि ब्लैक बोर्ड पे जो है ओके, तो आपको पता चलेगा. देखो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, ये सब इनिशियल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम, स्टैंडर्ड डेट लिखना चाहिए, वो भूल गई होंगी. यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है और उससे रिलेटेड ये डायमीटर या सेगमेंट या रेडियस इन सब का उसने यहाँ पे नाम लिखा है. तो डेफिनेशन नहीं लिखा है, और डेफिनेशन वो ओरली बताएगी. तो मतलब जितना बुक में है उतना यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं. इसने डेफिनेशन सर्कल का लिखा है, उसके एग्जाम्पल दिए हैं डेली लाइफ के, और फिर ये सर्कल के प्रकार जो यहाँ पे बुक में एक रूप वर्तुळे, एक केंद्रीय वर्तुळे, एकाच बिंदूतून छेदणारी वर्तुळे, ये जो है ये लिखा है. इसका डायग्राम भी निकालती थी तो और अच्छा होता था. तो इस तरह से आपको पता चला होगा ब्लैक बोर्ड राइटिंग जब हम करेंगे तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग में हमें बुक में जितना है उतना सब नहीं लिखना है. उसमें के जो मेन पॉइंट जो हम चाहते हैं कि बच्चे अपने नोटबुक में लिखे ताकि वो बाद में उसका रिवीजन कर सके, बाद में फिर से वो पढ़ सके, उतने ही मेन पॉइंट आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे लिखना है. अगर आप कोई एग्जाम्पल सॉल्व करके ले रहे हो तो एग्जाम्पल और वो सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल आप इधर लिखोगे. अभी आप कहोगे कि आप तो 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करके लोग लेने वाले हो, तो सभी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं. उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपने सॉल्व करके यहाँ पे लिखा तो भी चल जाएगा. तो इस तरह से ये ब्लैक बोर्ड वर्क जो है, फलक सारांश, चॉक बोर्ड समरी जो है
वो आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? ब्लैक बोर्ड समरी कैसे लिखना है, क्लियर? आगे जाएंगे, हाँ या ना, कोई तो बोलो। यस सर, क्लियर है? चला, ओके, चलो हम आगे चलते हैं। आगे का है कंटेंट एनालिसिस। ये अभी हम इस लेफ्ट पार्ट के बारे में ही थोड़ा सा जानकारी लेंगे। कंटेंट एनालिसिस, इसका मतलब है, मराठी में लिखा है आशय पृथक्करण। तो कंटेंट एनालिसिस जब हम करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कंटेंट एनालिसिस करते वक्त प्रीवियस नॉलेज में जो आपने लिखा है ये बात यहाँ पे नहीं आएगी। प्रीवियस नॉलेज वो हो गया है, वो कंटेंट में नहीं आएगा। तो कंटेंट में क्या आएगा, जो एक्चुअल में आप टॉपिक पढ़ाओगे वो एक्चुअल में टॉपिक से रिलेटेड मेन चीजें जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेम एग्जाम्पल हम लेंगे, समझो अभी ये सर्कल आपका टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का पार्ट 2, 9th स्टैंडर्ड का जो पार्ट 2 बुक है उसमें ये सर्कल करके टॉपिक है, यूनिट नंबर 6 वर्तुल। तो अभी इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आप पढ़ने वाले हैं, सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं, अंतर्वर्तुल इंटरसेक्टिंग सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी जो सेगमेंट है जीवेचे गुणधर्म वो आप पढ़ने वाले हैं। तो ये सब आप टॉपिक जो है सर्कल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या ये सब टॉपिक हम लेसन के लिए पढ़ाएंगे? तो नहीं, इसमें की कोई भी एक छोटी सी कंसेप्ट हम आधे घंटे के लिए जो आपका लेसन है तब आप पढ़ाने वाले हो, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर तो आधे घंटे में पढ़ के होगा नहीं, और आपको पढ़ाने के साथ साथ उसकी प्रस्तावना करनी होती है, इंट्रोडक्शन करने होते हैं, इवैल्यूएशन करना होता है, बच्चों को होम असाइनमेंट देनी होती है। तो एक्चुअल में 30 मिनट में से सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए 15-20 मिनट मिलते हैं एक्चुअल टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो 15-20 मिनट में आप कितना पढ़ा सकते हो? तो आप सिर्फ टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, ये जो टर्म है उसके बारे में ही आप बच्चों को पढ़ाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये टाइप उनको पढ़ा सकते हो। तो इतना ही टॉपिक आपको लेसन प्लानिंग के लिए लेना है, इतने ही टॉपिक पे आपका एक लेसन होने वाला है या हो सकता है। तो अभी देखो इसमें क्या है, इसमें ये बहुत सारा लिखा है कि सर्कल की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन, रेडियस के 2 डेफिनेशन, कॉर्ड की, डायमीटर की, और ये टाइप्स ऑफ सर्कल, इसमें ये सर्कल विद डायग्राम, ये सब लिखा है। तो ये पूरा कंटेंट एनालिसिस में लिखेंगे क्या? तो ये हम पूरा नहीं लिखेंगे कंटेंट एनालिसिस में। तो कंटेंट एनालिसिस में इसके जो मेन पार्ट है, फिर मुझे क्या पढ़ाना है, सर्कल की डेफिनेशन पढ़ानी है, तो मैं वो डेफिनेशन लिखूंगी या लिखूंगा। मुझे रेडियस पढ़ाना है तो रेडियस की डेफिनेशन और उसका डायग्राम निकालूंगा। मुझे कॉर्ड के बारे में पढ़ाना है, तो दीज आर द डिफरेंट कंसेप्ट और टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। कॉर्ड की डेफिनेशन, डायमीटर की डेफिनेशन, और मुझे ये टाइप्स ऑफ सर्कल पढ़ाने हैं, तो मैं सर्कल और उनके ये डायग्राम यहाँ पे निकालूंगा। तो मतलब इसका वर्ड टू वर्ड सब मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ। तो कंटेंट एनालिसिस में मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ाने जाऊंगा, एक्चुअल में पढ़ाने वाला जो हूँ, उससे रिलेटेड मुझे ये सब यहाँ पे लिखना है। आपको दिख सकता है लेसन प्लान में, जैसे कि इस लड़की ने लिखा है, ये कंटेंट से रिलेटेड है, सर्कल इसका कंटेंट है। फिर इसने सर्कल की डेफिनेशन लिखी है, उसके उदाहरण लिखे हैं, फिर सर्कल से रिलेटेड जो टाइप्स हैं वो उसने लिखे हैं डायग्राम निकाल के, और फिर इसमें जो डिफरेंट टर्म्स आते हैं, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, सर्कल सेंटर, उसके डेफिनेशन उसने यहाँ पे लिखा है। तो आप थोड़ा छोटा अक्षर निकाल के यहाँ पे डायग्राम भी पेंसिल से निकालोगे, त्रिज्या की, स्पर्शिका की, डायमीटर की, तो भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो
वो टॉपिक बुक में जैसा दिया है वैसे के वैसा नहीं लिखना है। तो उसमें के जो मेन पॉइंट है जो आप पढ़ाने जाओगे वो मेन पॉइंट के बारे में आपको कंटेंट एनालिसिस के बारे में लिखना है। तो कंटेंट एनालिसिस में इन शॉर्ट हम अभी समझो आप कोई एग्जांपल सॉल्व करके ले रहे हो, समझो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल या प्रॉफिट लॉस का एग्जांपल सॉल्व करके लोगे, तो यहाँ पे आप समझो प्रॉफिट का एग्जांपल आप पहले पढ़ाओगे, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट की डेफिनेशन लिखोगे, प्रॉफिट का एक एग्जांपल, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखोगे और प्रॉफिट का एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करोगे। बस इतना ही कंटेंट एनालिसिस में आएगा। भले आप 2 या 3 एग्जांपल सॉल्व करके लेने वाले हो, लेकिन यहाँ पे आप उससे रिलेटेड एक ही एग्जांपल कंटेंट एनालिसिस में आपको लिखना है। तो इस तरह से जो भी आप टॉपिक लेसन प्लान के लिए चूज करने वाले हो उसका कंटेंट एनालिसिस आपको इस तरह से, ये जो जगह आपको दी है यहाँ तक सेट इंडक्शन के ऊपर तक लेफ्ट साइड में, इतने साइड में आपको कंटेंट एनालिसिस आपका लिखना है। क्लियर है कंटेंट एनालिसिस? काही डाउट असेल तर विचारा। मैं आपको बुक भी दिखा रहा हूँ और एक लेसन प्लान भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। सो इस तरह से आपको कंटेंट एनालिसिस जो है वो लिखना है। इज दैट क्लियर? कंटेंट एनालिसिस कैसे लिखते हैं? आपको ये काम करना है कल कोई एक टॉपिक लेके। अभी ये सर्कल टॉपिक कोई नहीं लेगा, नहीं तो फिर आप वैसे की वैसे उसको कॉपी करोगे। तो इसलिए सर्कल टॉपिक छोड़ के या सर्कल में से ये पहला पॉइंट छोड़ के आप आगे का ले सकते हो अगर आप पढ़ाना चाहते हो। ये पॉइंट छोड़ के आगे के पॉइंट के बारे में आप कर सकते हो, लेकिन ये पॉइंट के बारे में अभी आप नहीं करोगे। सो दिस इज अ कंटेंट एनालिसिस। ओके, तो इतना क्लियर है कंटेंट एनालिसिस। अभी हम आगे का पॉइंट देखेंगे। उसके सामने जो लिखा है ऑब्जेक्टिव विथ स्पेसिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं उद्दिष्ट आणि विशेषीकरणे। ऑब्जेक्टिव विथ स्पेसिफिकेशन, उद्दिष्ट आणि विशेषीकरणे। ओके, तो अभी आपको ये ऑब्जेक्टिव हमारे मैथमेटिक्स में और साइंस में 4 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है ज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉलेज। जो भी इंग्लिश में लिखने वाले हो वो टेक्स्ट बुक में अपने नोटबुक में लिख के रखो। ज्ञान इसका मतलब है नॉलेज, ये ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखेंगे। फिर हम दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे आकलन, मतलब अंडरस्टैंडिंग। आकलन मतलब अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा ऑब्जेक्टिव उपयोजन, मतलब एप्लीकेशन। उपयोजन मतलब एप्लीकेशन। और लास्ट ऑब्जेक्टिव कौशल्य, मतलब स्किल। कौशल्य मतलब स्किल। तो इस तरह से आप जो है 4 ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अभी ये ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने हैं? तो ऑब्जेक्टिव शुड बी इन अ प्रेजेंट टेन्स। ओके, कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स, चालू वर्तमान काळातच तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्स याची उद्दिष्ट लिहायची आहेत। ये ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त आपको ये कंटेंट जो है वो कंटेंट आपको ध्यान में रखना है। इस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ये जो चारों ऑब्जेक्टिव है, ज्ञान मतलब नॉलेज, आकलन मतलब अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन मतलब उपयोजन और कौशल्य मतलब स्किल, ये चारों ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य लिखने का ये है कि हम ये लेसन प्लान कर रहे हैं। तो टीचर ये प्लानिंग में ये सोचता है कि मेरा ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, इन चीज़ों का आकलन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, इन चीज़ों का बच्चे एप्लीकेशन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं रोज़ के ज़िंदगी में।
और ये स्किल बच्चों में डेवलप हो सकते हैं, ये कौशल्य बच्चों में डेवलप हो सकते हैं। ये प्लान करके टीचर ये ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे सर्कल और सर्कल से रिलेटेड टर्म्स और ये टाइप्स ये लड़की पढ़ाने वाली थी। तो ज्ञान में क्या आता है? ज्ञान में रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, मतलब रिकॉल मतलब आठवणे, आठवणे आणि ओळखणे। रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, मतलब रिकॉल मतलब आठवणे मराठीमध्ये आणि रिकॉग्निशन मतलब ओळखने, उसको पहचानना। तो उसको याद करना और पहचानना, ये दोनों प्रोसेस ज्ञान के लेवल पे होती है। तो कंटेंट से रिलेटेड जो भी है, तो देखो ये पढ़ाने के बाद विद्यार्थी वर्तुळाची व्याख्या आठवतो, आठवणार आहे, आठवली, ऐसे फ्यूचर में या पास्ट टेन में नहीं लिखा है, प्रेजेंट टेन में, कि अभी वो याद कर रहा है, आठवतो, विद्यार्थी वर्तुळाची व्याख्या आठवतो। तो टीचर ये सोच रहा है मैं उसको सर्कल की डेफिनेशन पढ़ाने के बाद वो सर्कल की डेफिनेशन को रिकॉल कर सकता है। और सिंगल स्टूडेंट है, यहाँ पे आपको प्लूरल, भले क्लास में 30, 40, 50, 70 स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ पे लिखते वक्त एक स्टूडेंट को ही आपको मतलब सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, प्लूरल फॉर्म में नहीं, एक वचनामध्येच आपल्याला उद्दिष्ट लिहायची आहेत। ओके, सो स्टूडेंट रिकॉल, जो जो आपने पढ़ा है वो रिकॉल करता है या फिर उसको पहचानता है। तो स्टूडेंट सर्कल की डेफिनेशन रिकॉल करता है, आठवतो। सेकंड लिखा है स्टूडेंट वर्तुळाच्या प्रकाराची नावं आठवतो, स्टूडेंट रिकॉल द टाइप्स ऑफ सर्कल। स्टूडेंट वर्तुळाच्या विविध भागांची नावे आठवतो, मतलब किसको जीवा कहते, किसको त्रिज्या कहते, किसको डायमीटर करते, उसके टाइप पार्ट्स के वो नाम याद करता है, नावा आठवतो, ही रिकॉल द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल। इस तरह से उसने जो टॉपिक वो पढ़ाने वाले उससे रिलेटेड बच्चा क्या क्या याद कर सकता है, तो ये उसने इवन ओळखने, तो यहाँ पे ओळखने मतलब क्या होगा, स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ और रिकॉग्नाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल। विद्यार्थी वर्तुळाचे विविध प्रकार ओळखतो, तो ओळखण्यासाठी तुम्ही त्याला ते वर्गामध्ये दाखवायला हवं, तेव्हा तो ओळखेल की हे एकरूप वर्तुळ आहे, दिस इज एक केंद्रीय वर्तुळ आहे का एकरूप वर्तुळ आहे, अशा प्रकारे तो त्याची नावं जी आहे ती नावं त्याची तो आठवणार आहे। ओके, तर या पद्धतीनं ज्ञानामध्ये आठवणं आणि ओळखणं या दोन क्रिया होतात। या ज्ञानामध्ये आठवण्याची क्रिया होते आणि ओळखण्याची क्रिया होते। तो जो जो आपको लगता है ये मेरा पुराने के बाद ये उसको याद आएगा, रिकॉल करेगा या वो पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बारे में आपको लिखना है। ये आपका प्रेजेंट टेन में आएगा, सिंगल स्टूडेंट का आएगा और एट ए टाइम एक ही लिखना है। मतलब आप ये नहीं लिखोगे विद्यार्थी वर्तुळाची व्याख्या व वर्तुळाचे प्रकार आठवतो, ऐसे उसको दो कंसेप्ट एक साथ हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ज्ञान में क्या लिखना है ये बात क्लियर हुई। इसमें कुछ नेक्स्ट पार्ट है आकलन। आकलन में उसको हम इंग्लिश में कहेंगे अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान में जैसे रिकॉल और रिकॉग्निशन होता है, वैसे आकलन में एक्सप्लेनेशन करना, हाँ, या फिर कंपैरिजन करना, तुलना करना, खुद के वर्ड में उसको बताना, ये पार्ट इसमें आता है आकलन में। तो आकलन में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है कि बच्चा खुद के वर्ड में, खुद के शब्दों में वो कंसेप्ट स्पष्ट करता है। तो स्पष्टीकरण करना या दो कंसेप्ट में तुलना, डिफरेंशिएट करता है, वो कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, भेद करता है। तो ये जो है ये आपके आकलन में आएगा। जैसे अभी इस लड़की ने लिखा है कि यहाँ पे उसने वर्तुल का डेफिनेशन पढ़ाने वाली है, वर्तुल क्या होता है उसके एग्जाम्पल देने वाली है, उसके डिफरेंट पार्ट जो है डायमीटर, रेडियस वगैरह, वो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ाने वाली है और टाइप्स के बारे में पढ़ाने वाले। तो आकलन में उसने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे
विद्यार्थी वर्तुळाची व्याख्या स्वशब्दात स्पष्ट करतो। तो जो आपने ज्ञान में लिखा है आठवतो उसको यहाँ पे आप स्पष्ट करतो लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ याद करके नहीं रुकेगा, तो वो अपने शब्द में बताने की भी कोशिश करेगा ना। तो शब्द में कब बताएगा? जब उसको आकलन होगा, जब उसको अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इधर उसने लिखा है विद्यार्थी वर्तुळाची व्याख्या आठवतो, तो आकलन में लिखा है विद्यार्थी वर्तुळाची व्याख्या स्वशब्दात स्पष्ट करतो। तो स्पष्टीकरण जो जो खुद के शब्द में देता है वो यहाँ पे आप लिख सकते। विद्यार्थी वर्तुळाच्या प्रकारांची गुणधर्म, नावे नहीं, नावे हम स्पष्ट नहीं करेंगे, ये गलत है। इसको मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिखा है, वो अभी दूसरे पीडीएफ में ओपन होगी। तो ये नावे वो स्पष्ट नहीं करेगा, तो उसके गुणधर्म, उसके वैशिष्ट्य, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक सर्कल के वो स्पष्ट करता है। या फिर इसमें डिफरेंशिएट आएगा क्या रे आकलन में? कैसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट? या फर्क करतो, तुलना करतो, ये हम इसमें कैसे लिख सकते हैं आकलन में, अंडरस्टैंडिंग में? कोई बताएगा? ओ क्लियर, कम अगदी बरोबर। पण लेकिन यहाँ पे याद रखो उसने लिखा है कि दोन प्रकार, तो दोन प्रकार ना लिखते वक्त वहां पे उस प्रकार के नाम लिखो। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे जयश्री? हाँ नाही, हे तीन झाले ना, तीन झाले एका वेळेस एकच लिही ना। विद्यार्थी एकरूप व एक केंद्री वर्तुळ यातील फरक स्पष्ट करतो, झालं। तीसरा और चौथा हम उसका ऑब्जेक्टिव लिख सकते, विद्यार्थी एकाच बिंदूत छेदणारी व दोन बिंदूत छेदणारी वर्तुळातील फरक स्पष्ट करतो। फरक आपण नेहमी दोन गोष्टींमध्ये दाखवतो, तो ऍट अ टाइम 3-4 एकत्र नका करू। सो ऍब्सोल्युटली करेक्ट, म्हणजे जयश्रीला कळलं की फरक स्पष्ट करतो म्हणजे कसं लिहायचं। नेक्स्ट है उपयोजन। उपयोजन मतलब एप्लीकेशन। तो अभी जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं उसका एप्लीकेशन अगर बच्चे करते हैं तो वो उसका उपयोजन में आता है। एक थोड़ा सा डिफरेंस है, गौर से सुनना, बहुत ध्यान दे के सुनना। उपयोजन आप बोलोगे कि आपने एक प्रकार का एग्जाम्पल सॉल्व करके लिया, प्रॉब्लम सॉल्व करके लिया। समझो आपने प्रॉफिट पढ़ा रहे हो और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये बच्चे ने सॉल्व, आपने उसको बताया स्टेप वाइज कि कैसे प्रॉफिट निकालना है एक उदाहरण देकर। तो अगर आप उसी तरह का दूसरा उदाहरण दोगे और बच्चा प्रॉफिट का वो उदाहरण सॉल्व करेगा तो क्या वो एप्लीकेशन में आएगा? आपको क्या लगता है पिंकी, क्या लगता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? फिर दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉफिट निकालने का एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया और उसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल दिया, सिर्फ मैंने नंबर चेंज किए, तो फिर एप्लीकेशन नहीं आएगा, तो वो आएगा अंडरस्टैंडिंग। ध्यान में रखो, वो आएगा आकलन में। विद्यार्थी उदाहरणे दिलेल्या सूत्रानुसार उदाहरणे सोडवतो। स्टूडेंट सॉल्व द एग्जाम्पल एज पर द फॉर्मूला, that will come under आकलन, अंडरस्टैंडिंग, नॉट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कब आएगा? जब आप उसको रोज के जिंदगी के उदाहरण दोगे और फिर वो उसमें प्रॉफिट निकालेगा, तो वो आएगा आपका उपयोजन। या आपने उसको यहाँ पे इस केस में देखो, आपने उसको सर्कल बताए हैं, डिफरेंट टाइप के सर्कल बताए हैं, और फिर आप अगर उसको ऐसे डिफरेंट टाइप के सर्कल के डायग्राम उसको दिखाते हो और उसको अच्छी तरह से क्लासिफाई करता है, उसके जो प्रॉपर्टीज आपने बताए, एक रूप सर्कल, एक केंद्रीय सर्कल, इनके जो आपने प्रॉपर्टीज उसको समझाए, उन प्रॉपर्टी का उपयोग करके अगर वो डिफरेंट करता है कि ये जो आपने पिक्चर दिखाया ये एक रूप सर्कल का है, ये एक केंद्रीय सर्कल का है, इस तरह से अगर वो प्रॉपर्टीज का उपयोग करके उसको क्लासिफाई करता है, सेपरेट करता है उन सर्कलों का, आपने एक साथ 8-10 सर्कल अलग अलग दिखाए, एक केंद्रीय एकाच बिंदू छेदणारे, दोन बिंदू छेदणारे किंवा एक रूप वर्तुळे, एंड ही कैन क्लासिफाई एक रूप कौन से है, एक केंद्रीय कौन से है,
तो वो आएगा उपयोजन। क्योंकि उपयोजन क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे उसको अलग अलग सर्कल के प्रॉपर्टीज बताए, एकरूप क्यों कहते हैं, एक केंद्री किसको कहते हैं, फिर वो जो नॉलेज है उसका उपयोग करके वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल जो है वो क्लासिफाई करेगा कि ये 3 प्रकार एक रूप में आएंगे, ये उदाहरण एक केंद्रीय में आएंगे, इस तरह से वो क्लासिफाई करेगा, तो वो आएगा उपयोजन। समझे? और आपने उसको सर्कल क्या है सर्कल किसको कहते हैं, ये सर्कल के आपने उसको डेफिनेशन बताई, फिर उसको कुछ उदाहरण बताए, फिर बच्चा जब उसी तरह के सर्कल के रोज के उसको जो रोज के जिंदगी में, घर में या बाहर आड़ोस पड़ोस में, रास्ते पर जो सर्कल के उदाहरण अगर वो याद करके बताता है कि ये टीचर ये शेप है घर का, ये चीज है वो भी सर्कुलर शेप है, तो ऐसे वो उदाहरण देता है, रोज के जिंदगी के उदाहरण अगर वो देता है तो वो भी आ जाएगा एप्लीकेशन में। ओके, सो दीज आर कमिंग अंडर एप्लीकेशन। आप उसको कोई सर्कल का आपने डिफरेंट परिघ क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, वो सब आपने उसकी भाषा डेफिनेशन बताई, उसकी डायग्राम बताई, और फिर आपने फिर से बहुत सारे डायग्राम दिखाए, उसमें डायमीटर भी है, उसमें रेडियस भी है, और फिर आपने उसको चार्ट कंप्लीट करने के लिए कहा कि आप क्लासिफाई करो इसमें के डायमीटर के फिगर कौन से हैं, रेडियस के कौन से, और वो करता है तो, और उस तरह से वो चार्ट या टेबल पूरा करता है तो वो भी एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो एप्लीकेशन का मतलब अंडरस्टँडिंग के ऊपर की लेवल है, समझे? आकलनाच्या वरची लेवल उपयोजन आहे, लक्षात ठेवा। तो उपयोजन में जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसका वो रोज की जिंदगी में उपयोग करता है, या वो क्लासिफाई करता है, क्लासिफिकेशन करना, रोज के जिंदगी में उसका उपयोग करना, या रोज के जिंदगी के रिलेटेड उदाहरण उस तरह के देना, ये सब उपयोजन में आएगा। सो दिस इज कमिंग अंडर उपयोजन। इज दैट क्लियर? उपयोजन क्लियर आहे? कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, देन द लास्ट स्किल इज अ कौशल्य, स्किल, इसको हम कहते हैं स्किल। तो कौशल्य, स्किल क्या होता है? तो स्किल कुछ डायग्राम ड्रॉ करना है ना, डायग्राम ड्रॉ करना ये स्किल है ना। तो ये जब यहाँ पे स्टूडेंट जब सर्कल की अचूक आकृती काढतो, यहाँ पे लिखा है देखो, विद्यार्थी वर्तुळाची अचूक आकृती काढतो, स्टूडेंट ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ सर्कल, स्टूडेंट ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ टाइप्स ऑफ सर्कल। तो ये सब आपका किस में आएगा? स्किल में आएगा। तो स्किल है ना, तो आप चीज़ों का उपयोग करके सही सर्कल निकालना या सर्कल के डिफरेंट पार्ट निकालना, ये सब स्किल है, ये सब कौशल्य के अंदर आता है। तो कौशल्य में आप इस तरह से, इसने एक ही लिखा है कि विद्यार्थी वर्तुळाची अचूक आकृती, आप बहुत सारे लिख सकते हो। विद्यार्थी ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल, ये जो है एक रूप एक केंद्रीय। स्टूडेंट ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ डायमीटर, स्टूडेंट ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ रेडियस। इस तरह से आप जितने आप डायग्राम आप चाहते हो कि बच्चे निकालेंगे या उनको वो निकालने के लिए वो ट्रेन हो जाएंगे, उसको आप ट्रेनिंग दोगे, तो वो डायग्राम जब आएगी तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अभी आप अगर अलजेब्रा पढ़ा रहे हो तो अलजेब्रा में शायद स्किल नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम वगैरह नहीं आ सकता है, तो वहाँ पे आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ये तो आएगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आपके लेसन प्लान में आएगा। तो ये लेसन ऑब्जेक्टिव जो है, ये ऑब्जेक्टिव आपके कंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड नहीं। ये बात ध्यान में रखो, लिख के रखो। प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड आपको इस ऑब्जेक्टिव में कुछ भी लिखना नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू योर कंटेंट ओनली। जो आप एक्चुअल में पढ़ाने जाओगे
उससे रिलेटेड ही आपको कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखना है। इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और इसके अंदर 1 2 3 4 ये जो हमने लिखा है उसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो उपयोजन में क्या करेगा वो हम स्पेसिफाई करते हैं, स्किल में क्या करेगा वो हम स्पेसिफाई करते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह से आपको कंटेंट नॉलेज और उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन लिखने हैं। इसमें कुछ डाउट है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन में? नहीं। इससे पहले है सेट इंडक्शन। हाँ, ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रस्तावना। तो सेट इंडक्शन आप कैसे करोगे, किस बेसिस पे करोगे, कोई बताएगा? सेट इंडक्शन किस बेसिस पे करोगे? अभी उसने प्रीवियस नॉलेज क्या लिखा है, देखो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे अपना सेट इंडक्शन होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो, नहीं तो प्रीवियस नॉलेज अलग और सेट इंडक्शन अलग, ऐसे नहीं होगा। सो प्रीवियस नॉलेज विद्यार्थ्यांना विविध भौमितिक आकार माहित आहेत। स्टूडेंट नोज द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, तो अभी आप जब लिखते हो कि ये प्रीवियस नॉलेज है बच्चों का, तो आपको इंट्रोडक्शन में ये प्रूव करना है कि यस ये प्रीवियस नॉलेज बच्चों का है, उन्हें आता है। तो इसलिए उसने ज्योमेट्रिकल शेप पता है ऐसा लिखा है। तो इसलिए ये लड़की प्रस्तावना करते वक्त, इंट्रोडक्शन करते वक्त या सेट इंडक्शन करते वक्त क्या करेगी, प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड करेगी। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, शिक्षक विद्यार्थ्यांना वर्तुळाच्या रोजच्या वापरातील चित्रे दाखवतात, त्यावरून विद्यार्थी चित्रांचे निरीक्षण करण्यास सांगतात। शिक्षक विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारून चित्रे कोणत्या आकाराची आहेत हे ओळखण्यास सांगतात। ओके, तो उसने प्रीवियस नॉलेज क्या लिखा है, स्टूडेंट नोज द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, फिर अगर वो टीचर का प्रीवियस नॉलेज उसने प्लानिंग में लिखा है कि बच्चों को डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप पता है, तो इंट्रोडक्शन आपका प्रीवियस नॉलेज के ऊपर होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में आप ये प्रूव करके दिखाते कि यस स्टूडेंट को, जैसे मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल शेप पता है, तो उनको पता है, इसका ये प्रूफ है। तो आप उनको फिर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप दिखाओगे। सर्कल का पहले आप सर्कल पढ़ाने वाले हो, इसलिए जो पढ़ाने वाले हैं वो लास्ट में दिखाएंगे। पहले आप स्क्वायर का कोई मोबाइल दिखाओगे, पूछोगे इसका शेप कैसा है, तो बच्चे बोलेंगे दिस इज अ आयताकृतिया है, रेक्टेंगुलर इन शेप है। आप कोई स्क्वायर दिखाओगे, कोई आप बॉक्स दिखाओगे, पूछोगे इसका शेप कैसा है, बच्चे बोलेंगे ये तो चौकोनिया है, स्क्वायर शेप है, इस तरह से। तो फिर एट द एंड आप क्या करोगे, एट द एंड आप बच्चों को सर्कल का शेप दिखाओगे, सर्कुलर शेप दिखाओगे। और फिर बच्चे कोई आपकी चूड़िया दिखाओगे, कोई सर्कुलर शेप का कोई और अगर चीज है तो वो दिखाओगे, और फिर बच्चे पहचानेंगे कि ये सर्कुलर शेप है। तो फिर आप कहोगे कि इस तरह से आज आपण वर्तुळ हे प्रकरण अभ्यासणार। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कल। तो आया समझ में, ये सेट इंडक्शन आपके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड ही होना चाहिए। जो आपने अंदाजा किया है कि बच्चों को ये प्रीवियस नॉलेज है, तो वो प्रीवियस नॉलेज है ये आपको सेट इंडक्शन में प्रूव करके देना है। उस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, उस तरह से पिक्चर्स या चीजें दिखानी है, और फिर जो टीचर ऑब्जर्व करेंगे हमारे जैसे या दूसरे स्टूडेंट, उनको पता चलेगा कि यस आपने जो प्रीवियस नॉलेज लिखा है वो नॉलेज यहाँ पे आपने वो क्या किया है, प्रूव किया है। तो इस तरह से आपको सेट इंडक्शन लिखना है, और इसका स्टेटमेंट ऑफ एम हेतु कथन आपको लिखना है। हेतु कथन में एक ही लाइन आएगी, एक ही सेंटेंस आएगा कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कल। तो हम आगे चलते हैं, ये लास्ट पॉइंट खत्म करके यहाँ पे रुकेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम, हेतु कथन ज्याला मराठीत म्हणतो, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो इतना ही लिखना है। आज
आपण वर्तुळ हे प्रकरण अभ्यासणार आहोत. इतना ही लिखना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कल. ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ एम.